हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के मॉडल पेपर को हल करेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास के मॉडल पेपर को हल कराया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। इसमें आपसे 15 बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आप बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, संप्रेषण के घटक कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और प्रतिक्रिया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान विषय में, हिंदी विषय में, इतिहास विषय में या फिर अंग्रेजी विषय में। तो आपको याद रखना है, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है वो विज्ञान विषय में सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, यानी कि आपसे पूछा गया है शिक्षण विधियां हैं वो किस पर आधारित होती हैं, बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर। तो दोस्तों, शिक्षण विधियां जो आधारित होती हैं वो शिक्षण सूत्रों पर होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या फिर निष्क्रिय। दोस्तों, आपको बताना है व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं वो कैसे बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए किस विधि में छात्र सक्रिय बने रहते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यह आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कहानी द्वारा या फिर प्रश्नोत्तर द्वारा। तो आपको बताना है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कहानी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या फिर उद्देश्य कथन। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता ही होगा, जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें हम जो बच्चे होते हैं उनसे उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रस्तावना कौशल में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ये कौशल छात्रों में रुचि जागृत करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर या फिर प्राणी विज्ञान पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों को पहले पूरी अवधारणा प्रस्तुत की जाती है, फिर उसके विभिन्न हिस्सों या भागों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे यदि हम पेड़ के बारे में बताना है तो सबसे पहले पूरे पेड़ के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसकी टहनी, तना, पत्ती और फूल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और मॉडल पेपर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, समय अवधि का या फिर परीक्षा का। तो दोस्तों, शिक्षण करते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो होती है बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। आपको बताना है श्रव्य यानी कि सुनने वाली, दृश्य यानी कि देखने वाली सामग्री नहीं है। ठीक है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर।
तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो रेडियो होता है इसमें केवल हम सुनते हैं, ठीक है, जबकि चलचित्र यानी कि फिल्म हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी प्रकार से टेलीविज़न होता है, उसे हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और कंप्यूटर भी आपका श्रव्य और दृश्य सामग्री हो जाएगा, जबकि दोस्तों रेडियो केवल ऑडियो सुनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ये केवल आपका श्रव्य सामग्री हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? श्रव्य सामग्री हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है, ठीक है। आपको बताना है ये शिक्षण सूत्र की जो परिभाषा है ये किन की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमंड महोदय की है। और आपको याद रखना है, इनके अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। आपको बताना है जो प्रोजेक्ट पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। और आपको याद रखना है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, या फिर सहायक सामग्री से। तो दोस्तों आपको बताना है जो सहयोग की भावना का विकास है वो कैसे संभव है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समूह कार्य से, क्योंकि दोस्तों समूह कार्य में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, विचार साझा करते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे सहयोग की भावना का विकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है किनका कथन है। तो आपको बताना है ये कथन है ये किनका कथन है, ठीक है। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकता का क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BF स्किनर। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण आनंददायक हो, मनोरंजक पूर्ण हो और रुचिपूर्ण हो। आपको बताना है व्याख्यान प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, या फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो विज्ञान प्रविधि होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय बने रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खेल या गतिविधि प्रविधि, क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं खेल और गतिविधि द्वारा। और दोस्तों इसमें जो शिक्षण होता है वो आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, खेल या गतिविधि प्रविधि। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है। व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्वलन कौशल, या फिर ऑप्शन डी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुनर्वलन कौशल में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं प्रशंसात्मक शब्दों द्वारा, जैसे कहते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, तुमने सही किया, ठीक है। इसके द्वारा छात्रों के उत्तरों या प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं। तो सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रुचि का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि विद्यार्थी की रुचि ही उसके सीखने की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चे जिस पाठ में रुचि लेते हैं उसे जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण विधि है। कैसी विधि है? प्रशिक्षण विधि है जिसमें वे एक छोटा सा पाठ कम समय में पढ़ाते हैं और अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं और फिर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, प्रश्नों की विशेषताएं लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्नों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, प्रश्न सरल एवं संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है, प्रश्नों का कथन स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। आपका आंसर हो जाएगा, सहभागी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला हो जाएगा, छात्रों में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना और सीखी गई बातों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करना। दूसरा हो जाएगा, कक्षा के नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक और रुचिपूर्ण बनाना, ठीक है। तीसरा
हो जाएगा छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना। तो ये आपके सहभागी शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM, जिसकी फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, से तात्पर्य उन सभी संसाधनों और उपकरणों से है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए करते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकें, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट, टीवी आदि, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, उनके संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सिखाना, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण में खेल प्रविधि में खेल के द्वारा बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षा दी जाती है। बच्चे खेल कूद में काफ़ी सीख लेते हैं। खेल के द्वारा बच्चों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है और मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे खेल में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है संप्रेषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। मौखिक संप्रेषण, जब कोई संदेश मौखिक अर्थात मुख से बोलकर भेजा जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। लिखित संप्रेषण, जब संदेश को लिखे गए शब्दों में भेजा जाता है तो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अशाब्दिक संप्रेषण, इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है बल्कि शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और इशारों का उपयोग होता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पूछे गए हैं, आपको जो भी 2 याद हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 बताए गए हैं, देख सकते हैं। पहला हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, तीसरा हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर और चौथा देख सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर और 5वां हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM, ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? श्रव्य साधन यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं, ठीक है, रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर और माइक्रोफोन आदि। दूसरे हो जाएंगे दृश्य साधन, जिन्हें हम देखकर ज्ञान हासिल करते हैं, जैसे चार्ट, पोस्टर, मॉडल, चित्र, फ्लैश कार्ड, ठीक है। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, श्रव्य दृश्य साधन, जैसे टेलीविज़न, फिल्में, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ आदि, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं TLM? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण से तात्पर्य जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो ये क्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का मतलब है ज्ञान, अनुभव और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें सीखना, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। दूसरा हो जाएगा ये ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। आपको याद रखना है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें बच्चा सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होता है। बच्चा कहाँ होता है? सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होता है और इसमें बच्चे की जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण वह शिक्षण पद्धति है जिसमें एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा में विभिन्न कक्षाओं अथवा स्तरों के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है। ये
उन स्कूलों में अधिक सामान्य है जहां कम छात्र संख्या या कम शिक्षकों की संख्या होती है। तो क्या होता है, बहुस्तरीय कक्षा एक ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न कक्षाओं यानी कि विभिन्न स्तरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है, उसे बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इन्हें हल करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए। पहला हो जाएगा शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तीसरा है शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण समझाइए, यानी कि उदाहरण के सहित समझाइए। ठीक है। पांचवा है किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। छठा हो जाएगा संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। सातवां हो जाएगा बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको देख लेने हैं ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे बताए जा रहे हैं। आठवां हो जाएगा आपका गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 9 आपका है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। 10वां हो जाएगा शिक्षण की आगमन और निगमन विधि से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जल्द ही हम और भी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं वो हल करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।